नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10 फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अब फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस से वो प्रोसेस है जिसको हम दो अलग अलग रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ए लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज ए डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। लाइट रिएक्शन में मेनली हमने पढ़ा था कि लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो लाइट या फोटोन को अब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके वो फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं या फोटोलाइसिस करते हैं H2O मॉलिक्यूल्स का और उसके बदले में वो बनाते हैं। इसके कारण से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो NADPH2, साथ में फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, उससे टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं और प्लस साथ में ऑक्सीजन जो है उसके 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो इवॉल्व होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। NADPH2 जो है वो टोटल बनते हैं 12, क्योंकि फोटोलाइसिस जो है जितने वाटर मॉलिक्यूल का होता है उनकी संख्या जो है वो 12 होती है। तो 12 वाटर मॉलिक्यूल जो है उनका फोटोलाइसिस होगा और उससे ये प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। अब एक रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी या केमिकल इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, उनको इसके साथ में ध्यान में रखें या उनको बाद में हम जोड़ कर देख लेंगे। केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा था 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ए क्लोरोफिल प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें अभी तक कहीं पर भी लाइट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है उसमें कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उल्लेख नहीं हुआ है या उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो डार्क रिएक्शन जो है उसके अंदर यूज होती है और ना ही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फॉर्मेशन अभी तक हुआ है, वो भी डार्क रिएक्शन में ही बनता है। तो डार्क रिएक्शन जो है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। अब डार्क रिएक्शन इसकी यदि हमें बात करें, नॉर्मल चीजें जो हैं इसके बारे में देखें तो डार्क रिएक्शन सबसे पहली चीज फोटोसिंथेसिस जहां पर होती है उस साइट की यदि हम बात करें तो वो है क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो है वो कहां पर होती है, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन जो है वो कहां पर होगी, स्ट्रोमा पार्ट में। तो ये स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो है उनको फिक्स किया जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 में। ये एक तरह से देखा जाए तो सार है किसका, डार्क रिएक्शन का। इस डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी जो की थी या इस डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था किसने, F. ब्लैकमैन ने। इसलिए डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन पूरी इस प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में जो अलग अलग स्टेप होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी स्टडी की थी या उनको खोजा था किसने, केल्विन और बेंसन ने। इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। हालांकि डार्क रिएक्शन जो है इसमें होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबल प्रोडक्ट यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में फिक्स किया जाता है, इसलिए इसको कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है। अब कार्बन फिक्सेशन जो है वो किस तरह से होता है, उसकी खोज सबसे पहले केल्विन और बेंसन ने की थी। लेकिन इसके बाद में कार्बन फिक्सेशन के और भी कई अलग अलग तरीके जो हैं उनकी खोज जो है वो की गई और उसके बेसिस पर कार्बन फिक्सेशन जो है वो ये पाया गया कि 3 प्रकार का होता है। एक C3 साइकिल, 3 टाइप इसके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन C3 साइकिल, सेकेंड वन है C4A साइकिल एंड द थर्ड वन है CAM साइकिल। तो इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, C3 साइकिल जो है उसके बारे में, या C3 साइकिल जो है इसकी स्टडी हम आज की क्लास में करेंगे। अब C3 साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल, इसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, केल्विन और बेंसन। इसलिए इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है और इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट
स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद में, लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो कौन है, ग्लूकोज है, लेकिन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो 3 कार्बन एटम वाला एक मॉलिक्यूल होता है जिसको PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, वो इसमें प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। खोजकर्ता डिस्कवरर जो थे इसके वो थे केल्विन और बेंसन, इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। केल्विन और बेंसन ने कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 जो है उसका यूज किया था और 2 एल्गी क्लोरेला एंड सिने डेस्मस इन दोनों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, और उसके बेसिस पर जितनी भी इसमें जो रिएक्शन होती हैं उन सभी रिएक्शन की खोज जो है वो केल्विन और बेंसन ने की थी, इसलिए इसे केल्विन बेंसन साइकिल कहा जाता है। अब केल्विन बेंसन साइकिल जो है इसको यदि हम देखें तो पूरे केल्विन बेंसन साइकिल को हम 6 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज केल्विन बेंसन साइकिल या व्हाट इज C3 साइकिल या वाई केल्विन बेंसन साइकिल नोन एज C3 साइकिल एंड गिव द डिस्क्रिप्ट या डिस्क्राइब C3 साइकिल विद ए लीनियर डायग्राम या विद द हेल्प ऑफ ए लीनियर डायग्राम। तो एक डायग्राम की सहायता से इस पूरे केल्विन बेंसन साइकिल को कैसे समझाना है या किस तरह से शो करना है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो डायग्राम बनाना है नोट्स वगैरह में आपको उपलब्ध करवाया हुआ है, बनाना कैसे है उसको ध्यान में रखें। हम इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो होती है RUMP से। अब ये RUMP जो है वो क्या है, ये इनके कुछ प्रोडक्ट जो इसमें बनेंगे उनके पूरे नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो नोट्स में लिखाई नहीं है। आगे अगले चैप्टर की हम PDF फाइल भेजेंगे तो उसमें इन सब के पूरे नाम जो है वो आपको लिखवा देंगे, या इनको आप वैसे ही नोट्स वगैरह अपने बुक में नोटबुक में नोट करते हो तो इनके पूरे नाम जो है वो पैराग्राफ वगैरह पर कहीं अलग जगह पर नोट कर लें। RUMP ये है राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट, या इसको केवल राइबुलोज मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। राइबुलोज यानी RU मोनो M एंड फॉस्फेट P। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 5 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 5 कार्बन एटम वाला एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड ये होता है। इसमें 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। राइबुलोज एक शुगर है जिसके 5वें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा है, इसलिए उसको कहा जाता है राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब एक फॉस्फेट इसमें जुड़ा हुआ है। ये आगे बदलेगा किसमें, RUDP में। RUDP भी कह सकते हैं, ये RUBP भी कह सकते हैं। ये होगी राइबुलोज 1,5 डाई फॉस्फेट। अब डाई डी से लिखते हैं तो RUDP हो जाएगा, और डाई के बजाय बाई भी लिख सकते हैं। बाई का मतलब भी क्या होता है, 2 ही होता है, यानी इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट कार्बन पर एक 5th कार्बन पर, जिससे RUDP बनता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड जो इसमें बनेगा वो होगा PGA। PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फो यानी P, ग्लिसरिक यानी G, A यानी एसिड, ये हो जाएगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक PGA जो है इसमें 3 कार्बन होते हैं। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। इसमें यदि तीसरे कार्बन पर जुड़ा है तो उसे 3PGA कह देंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, और यदि 1 और 3 पे जुड़े हैं तो हो जाएगा 1,3PGA या 1,3 डाई PGA भी इसको कह दिया जाता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड जो इसमें बनेगा वो होगा PGAL। ये होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फो यानी P, G यानी ग्लिसरो और AL यानी एल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड नामक कंपाउंड जो है वो बनता है। तो इस तरह से ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो इस साइकिल में बीच में बनेंगे। तो ये पूरे नाम जो है वो ध्यान में रख लें, हम डायग्राम में केवल इनको शॉर्ट में दिखाएंगे। RUMP
राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट जो है वो सबसे पहले एटीपी को यूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है RUDP में, राइबोलोज डाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कितने हैं उनको भी साथ में ध्यान में रखें, 5 कार्बन एटम जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में ये सेकंड स्टेप, टोटल 6 स्टेप होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें RUMP RUDP में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा उसमें PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, या इसको हम कह सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है उसका प्रोडक्शन होता है। इसमें टोटल कार्बन एटम जो होते हैं एक PGA में वो होते हैं 3 कार्बन एटम। अब इसके बाद में ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फेट समूह है जुड़े हैं तो डाई PGA हो जाएगा, एक जुड़ा है तो मोनो PGA होता है। और इसके बाद में ये 1,3 डाई PGA जो है ये लास्ट स्टेप में फिर कन्वर्ट होता है 3PGAL में। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें मेन जो कंपाउंड है वो ये 5 कंपाउंड जो है वो बनते हैं। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो इसके जो अलग अलग स्टेप हैं उन स्टेप की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी कार्बन एटम और लिख दें 3, इसमें भी कार्बन एटम जो है वो कितने हैं 3 कार्बन एटम। अब ये पहला स्टेप हुआ यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप ये यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड स्टेप ये हो जाएगा, फोर्थ स्टेप। इसके बाद में टोटल 6 जो स्टेप हैं उसमें एक स्टेप जो है वो ये होगा जिसमें रीजनरेशन होता है RUMP का, और एक स्टेप जो है वो इससे अलग निकल जाएगा जिसमें ग्लूकोज मोलिक्यूल या C6H12O6 होगा। इसको हम 5th स्टेप मानते हैं, इसको हम मानते हैं 6th स्टेप। तो 6 स्टेप जो हैं उनको लिख दें। अब इन स्टेप में क्या क्या होता है उसके बेसिस पर इन स्टेप को नाम दिया जाता है या अलग अलग हेडिंग जो है वो इनको दी जाती है। पहला स्टेप राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट, इसमें ये यूज लेता है या काम में लेता है किसको, ATP को, और ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो एक फॉस्फेट निकलता है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो राइबोलोज शुगर जो है उसके साथ में केवल एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था, एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया ATP से, तो कितने हो गए 2, तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है उसमें ये कन्वर्ट हो गया, तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट बन गया। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है इसलिए इस स्टेप को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, या कह सकते हैं फॉस्फोरिलेशन ऑफ ए राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। इसके बाद में ये सेकंड स्टेप जो आता है इसमें एंट्री होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ जाता है, जिससे इस कारण से इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। तो अगला जो स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUDP। इसके बाद में 3PGA जो बना है पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसके साथ में फिर से ATP जो है वो जुड़ते हैं और ATP जुड़कर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ADP में। तो ATP का जुड़ाव यहाँ पर होता है या ATP यूज होते हैं यहाँ पर और ATP से ADP बनते हैं और जो फॉस्फेट ग्रुप इससे रिलीज होता है वो इससे जुड़ जाएगा। तो 3PGA जिसमें तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था अब पहले कार्बन पर और जुड़ गया, इसलिए हो गया डाई PGA, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए इसको भी हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। अलग नाम देना हो तो इसको हम कह सकते हैं सेकेंड फॉस्फोरिलेशन। C3 साइकिल में 2 बार फॉस्फोरिलेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड, या यूं कह सकते हैं पहला जो है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ RUMP, ये है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोरिलेशन ऑफ PGA। इसके बाद में अगला स्टेप, ये जो स्टेप है इसमें NADP जो हैं वो यूज होते हैं। तो NADP यहाँ पर काम में आएंगे, या सॉरी NADP H2 यूज होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, NADP में। और इससे जो हाइड्रोजन
आयन या प्रोटॉन जो निकले हैं वो इससे जुड़ जाते हैं और इसका रिडक्शन कर देते हैं। प्रोटॉन का जुड़ना जो है वो रिडक्शन होता है, इसलिए ये स्टेप जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन स्टेप। तो अगला स्टेप जो है वो हो गया रिडक्शन का स्टेप। इसके बाद में फोर्थ स्टेप पर हम आए। फोर्थ स्टेप तो ये हो गया। फिफ्थ स्टेप, इसमें मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का बनता है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए शुगर। शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप के बाद में सिक्स्थ स्टेप जो है उसमें क्या होगा, RUMP जो शुरू में यूज में आए थे वो वापस बन जाते हैं। जैसे जिस रूप में वो निकले थे उतने ही मॉलिक्यूल वापस यहाँ पर मिल जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रीओरिजिन ऑफ ए RUMP। तो RUMP का रीओरिजिन जो है वो फिर से हो जाता है। तो ये टोटल 6 जो स्टेप हैं, इन 6 स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम वगैरह यूज में आते हैं उनको और ध्यान में रख लें। ATP जहाँ पर भी यूज होते हैं उनमें एंजाइम जो है वो होता है काइनेज। तो ये काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर भी ATP यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, काइनेज एंजाइम। फॉस्फोरिलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ATP या इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम। सीधे से ये ध्यान में रखें। कार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज में आता है उसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलेज। NADPH2 जहां पर भी बनते हैं या यूज में आते हैं या रिडक्शन जहां पर होता है, ऐसी जो भी रिएक्शन होते हैं या जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो एंजाइम काम में आता है वो एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेप हैं, इनमें केवल एक स्टेप नहीं होते हैं, कई सारी छोटे छोटे स्टेप मिलाकर जो है वो ये पूरी प्रोसेस होते हैं। तो इनके बारे में पूरा जो है वो डिस्क्राइब करना नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो है वो पूरा साइकिल जो है वो बन गया। इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये है 3-PGA, इसलिए इसको कहा जाता है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल जो है उसकी स्टडी जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको और ध्यान में रखना है, वो महत्वपूर्ण चीज होगी समझने के लिहाज से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कौन से कंपाउंड के कितने नंबर कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो काम में आते हैं, तो उसको हम यहाँ पर पहले समझते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पर देखें तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का एक एटम या ग्लूकोज का एक कंपाउंड बनाते हैं। तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है या जरूरतें पड़ती है। इनको हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान में रखते हुए फिर ये पूरी रिएक्शन जो है उसको हमें समझते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें यहाँ तक जो हमने पढ़ी हैं उनको समझ में आ गया होगा, इसलिए ये रहने देते हैं। बाकी आगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह की बात हमें करते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेते हुए देखें, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जुड़ती है किसके साथ, एक RUDP के साथ में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका फिक्सेशन करने के लिए कितने RUDP की जरूरत रहेगी, 6 RUDP की। तो 6 RUDP जो है वो यहाँ पर काम में आते हैं। अब ये यदि 6 हैं, एक RUDP बनता है एक RUMP से, तो 6 बनेंगे 6 से। एक RU राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन करता है एक ATP को, तो 6 का कितने, 6 करेंगे। तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनको 6 से गुणा करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर तो ये चीज आ गई, एक राइबोलोज डाइफॉस्फेट में कितने कार्बन है, 5, और कार्बन डाइऑक्साइड से कितना आया, 1 मानकर चले तो कितना था, 1, टोटल हो गए 6। 6 कार्बन जो है वो इस तरह से रीअरेंज होते हैं कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। यानी यूं कह सकते हैं कि एक RUDP जिसमें 5 कार्बन है प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल, 2 3-PGA मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर ये 3 जो लिखा है वो तो है फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस या उसकी पोजीशन, और ये है नंबर ऑफ
Pga या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक RuDp जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर जब उसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। अब यहाँ पर ये 6 हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब इनका कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो 3Pga के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12। ये 12 मॉलिक्यूल बने, इनका फॉस्फोरिलेशन करेंगे ATP तो वो भी कितने होंगे, 12। ये 12 3Pga जो है इनका फॉस्फोरिलेशन होने से 1,3-डाई-Pga के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12। NADPH2 जो इनका रिडक्शन करेंगे उनकी भी कितने की जरूरत होगी, 12 की। एक का रिडक्शन एक करता है तो 12 का 12 ये हो जाएगा। और लास्ट में 3PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन गए, 3PgAl के 12 मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। इनमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए 3PgAl, ये तो काम में आते हैं इस स्टेप में, जो ग्लूकोज बनाते हैं इसका फॉर्मेशन ये करते हैं। और शेष जो बचे हुए 10 PgAl हैं, 10 3PgAl के मॉलिक्यूल जो हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये वापस रीओरिजिन करेंगे RuMp का, तो इसको ये फिर से बना देंगे। अब देखें इसमें एक में कितने कार्बन हैं, 3, तो 10 में कितने हो गए, 30। ये 30 कार्बन एटम जो है वो इस तरह से अलग अलग स्टेप से गुजरते हुए लास्ट में 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के बना देंगे। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे टोटल, एक में 5 हैं तो 6 में हो गए 6 पंजे 30। तो ये 30 कार्बन एटम जो हैं, कार्बन मॉलिक्यूल जो है, कार्बन एटम जो है वो इसमें RuMp में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो नोट्स वगैरह में जो लिखा है उनको देखें, डायग्राम जो है बस इसको ध्यान में रख लें। एक बार फिर से देख लें, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 6 क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, इसलिए 6 को लेकर चलेंगे। 6 राइबोलोज मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो हैं वो 6 ATP का यूज करते हुए 6 RuDp राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम। इसके बाद में सेकेंड स्टेप, राइबोलोज डाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, उनका कार्बोक्सिलेशन होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इससे बनता है 12 मॉलिक्यूल किसके, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलेशन के बाद में, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAl ये फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये गुजरते हैं और यूज में लेते हैं 12 ATP को काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और बनाते हैं 12 मॉलिक्यूल 1,3-डाई-PGA के। 12 मॉलिक्यूल 1,3-डाई-PGA का रिडक्शन होता है NADPH2 के द्वारा, और NADPH2 जो है उसकी सहायता से जब इनका रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो PGA की बजाय PGAl बन गया, Al का मतलब एल्डिहाइड, A का मतलब एसिड। और अब इन 12 मॉलिक्यूल के ये जो 3PGAl के हैं, इनमें से 2 मॉलिक्यूल 3PGAl के जो हैं वो तो फॉर्मेशन करते हैं शुगर का 5th स्टेप में, और 10 मॉलिक्यूल जो शेष बचे हुए रिमेनिंग 10 PGAl मॉलिक्यूल जो हैं वो रीओरिजिन करते हैं RuMp का, जो इस साइकिल को लगातार चलाई रखता है। ये वापस बन गए, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। इस तरह से देखें तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो इसमें वापस बन रही हैं, इसी साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहेंगे। एंट्री यहाँ पर हुई 6 CO2 की और बाहर निकला यहाँ पर C6H12O6। तो इस तरह से 6 CO2 को 6 कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। बीच में यहाँ पर यूज में आए 6 + 12 18 ATP, जो लाइट रिएक्शन में बने थे वही यहाँ पर यूज हो जाते हैं, और 12 NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो यहाँ पर काम में आ जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होती। लेकिन डार्क रिएक्शन जो है उसके लिए NADPH2 और ATP जो है इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना डार्क रिएक्शन नहीं होगी, और ये बनते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में। इसलिए इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, लाइट रिएक्शन पर।
अब इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे लिखना है तो उसको देखें। फर्स्ट स्टेप हेडिंग जो है वो लिख दी क्या, फोस्फोरिलेशन ऑफ ए RUNP, ये लिख दें और इसमें ये बता दें बोल के 6 molecule of ribulose 5 monophosphat uses 6 ATP molecule and convert into 6 molecule of ribulose diphosphate या राइबुलोज 1,5 डाइफोस्फेट, पूरा नाम लिखाया हुआ है, उसके अनुसार ध्यान में रख लें। दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए काइनेज एंजाइम या दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम। इसको एक रिएक्शन के रूप में लिखें तो सीधा सा ये लिख सकते हैं 6 RUNP प्लस 6 ATP बनाते हैं काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 6 मोलिक्यूल ऑफ RUDP और प्लस 6 ATP, तो 6 ATP जो है वो बन जाते हैं। तो इनको यूं भी लिख सकते हैं या फिर इस स्टेप को आप यूं भी दिखा सकते हो 6 ATP कन्वर्ट इनटू 6 ADP, ये दिखा दिया। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वो है कार्बोक्सिलेशन, तो इसको ऐसे हेडिंग लिख दें, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ए RUDP राइबुलोज डाइफोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस ये हो गई। पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो अगले स्टेप का क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है 6 RUDP प्लस 6 CO2 कन्वर्ट्स इनटू 12 3PGA मोलिक्यूल, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम या राइबुलोज डाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम RUBISCO, ये भी इसको कहते हैं राइबुलोज बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। बिसफोस्फेट भी कह सकते हैं, डाइफोस्फेट भी कह सकते हैं, बाइफोस्फेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये यहाँ पर ये हो, इसको लिखेंगे कैसे, 6 molecule of RUDP react with 6 molecule of Ca2 in the presence of carboxylase enzyme या in the presence of a Rubisco enzyme and convert या कह सकते हैं and form 12 molecule of 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid is the first stable compound of this cycle, so this cycle also known as a C3 cycle, इसलिए इसको C3 cycle जो है वो भी कहा जाएगा। इसके बाद में अगला स्टेप, अगले स्टेप में भी यही बात लिख दें। थर्ड स्टेप में आ जाएगा फोस्फोरिलेशन ऑफ ए 3PGA मोलिक्यूल, इनका फोस्फोरिलेशन होगा कैसे, 3PGA मोलिक्यूल जो है इसके टोटल कितने 12 मोलिक्यूल जो हैं ये यूज में लेते हैं कि 12 ATP को, ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में इन द प्रेजेंस ऑफ ए काइनेज एंजाइम और बनाते हैं 1,3-DPGA, DPGA ऐसे भी लिख सकते हैं या डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बना देते हैं। इसके बाद में रिडक्शन होता है 1,3-DPGA का और 3PGA मोलिक्यूल बनते हैं। साथ यहाँ पर 12 मोलिक्यूल जो हैं वो H3PO4 फोस्फोरिक एसिड के रूप में भी बाहर निकलते हैं। तो अगला जो स्टेप है फोर्थ स्टेप ये हो गया रिडक्शन, या कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ 1,3-DPGA। इसमें क्या बता दें, 12 molecule of a 1,3-DPGA reduced in the presence of a 12 NADPH2 in the presence of a 12 NADPH2 and convert into
12 मोलिक्यूल ऑफ ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये यहाँ पर हो जाएगा। पर ये दिस रिएक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये लिख दें, यानी ये चीज जो है वो निकलकर यहाँ पर आ गई। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप में नोट्स वगैरह में आपको जो है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखवाया हुआ है, एक बार केवल इतना ध्यान में रख लें। फिफ्थ स्टेप में ये एग्जाम के लिहाज से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने स्टेप जो है वो पूरे पूछ ही नहीं जाते हैं, इसलिए सीधा सा ये बता दें। फिफ्थ स्टेप जो है वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए शुगर या फॉर्मेशन ऑफ ए C6H12O6 या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ ए 3PgAl, PgAl के 2 मोलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट्स स्टेप बाय स्टेप या ये गुजरते हैं अलग अलग स्टेप से, और ये अलग अलग स्टेप से गुजरते हुए लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एक मोलिक्यूल C6H12O6 में। ये इतना ही है, तो याद रखने में केवल इतना ध्यान में रखें कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 12 मोलिक्यूल जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो बने हैं फोर्थ स्टेप में, उनमें से आउट ऑफ 12 मोलिक्यूल ऑफ 3PgAl 2 मोलिक्यूल फॉर्म 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल। 2 मोलिक्यूल जो है इसके वो एक मोलिक्यूल जो है इसका फॉर्म करते हैं, 2 मोलिक्यूल PgAl के वो फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का, और इसमें ये अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप होंगे। इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इस स्टेप को, इसे ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन जो है वो भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइटिक क्योंकि रेस्पिरेशन के जो अगली चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस में होता यह है कि ग्लूकोज से क्या बनता है, 3PgAl के मोलिक्यूल बनते हैं 2। ये ग्लाइकोलाइसिस से जस्ट उल्टा है, इसमें PgAl से ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक इन्वर्जन जो है वो भी कहा जाता है। इसमें कई सारी स्टेप जो हैं वो होंगी। अब ये अलग अलग स्टेप जो हैं इनको हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले 2 मोलिक्यूल किसके, ये हम फिफ्थ स्टेप को देख रहे हैं जो नोट्स में लिखा है, हालांकि उतना वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ध्यान में रख लें। इसमें ग्लूकोज का ये 3PgAl के 2 मोलिक्यूल हैं, तो 2 मोलिक्यूल 3PgAl के हैं जो हैं उनमें से एक PgAl मोलिक्यूल तो इसी रूप में काम में आता है, और एक 3PgAl जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब ये 3PgAl और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो आपस में जुड़ते हैं, इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, और इनके कॉम्बिनेशन से बनता है फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट, जिसमें 6 कार्बन हैं, 3 कार्बन इसके और 3 कार्बन इसके। फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट जो 6 मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, इसमें H3PO4 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फिर कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और लास्ट में ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है उसमें से फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल गया, तो लास्ट में बनता है क्या, ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सीधे हमने यहाँ पर ये दिखाया कि 2 मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये जो हैं वो इन स्टेप से गुजरते हुए लास्ट में ग्लूकोज बनाते हैं। सीधा इतना ही ध्यान में रख लें, आउट ऑफ 12 मोलिक्यूल ऑफ 3PgAl ओनली 2 मोलिक्यूल ऑफ 3PgAl form 1 molecule of a glucose by
दीज स्टेप या बाय दीज रिएक्शन, इन रिएक्शन से गुजरते हुए ये बनाते हैं। इसके बाद में लास्ट में अगला जो स्टेप है यानी सिक्स्थ स्टेप, वो सिक्स्थ स्टेप है रीओरिजिन ऑफ ए RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं उनका फिर से ओरिजिन होता है या वो फिर से बन जाते हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप देखें तो 10 मॉलिक्यूल, 2 जो है वो तो ग्लूकोज फॉर्मेशन में काम में आ गए, बचे हुए 10 जो हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ ए 3PGAL convert into the 6 molecule of a RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल में वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका फिर से रीओरिजिन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीओरिजिन ऑफ ए 3PGAL, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL डिफरेंट थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर्म 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP that are again used in a carboxylation या कार्बन फिक्सेशन ऑफ ए अनदर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं। इसलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुई, जो चीज जहां से शुरू हुई थी वहां पर वो फिर से काम में आ गई। बीच में इसमें यूज में आए ATP NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो, और साथ में यूज में आया CO2 प्लस ये ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन में यदि हम देखें तो 6 CO2 प्लस 12 NADPH2 ये काम में आए, प्लस 18 ATP ये काम में आए, और साथ में बने यहाँ पर क्या C6H12O6, और साथ में इसमें 6 मॉलिक्यूल H2O के भी बनते हैं। अलग अलग प्रोसेस में ये जो H3PO4 बनते हैं ना, ये H2O भी बनाते हैं। अब इनमें यदि हम देखें तो इनको रिएक्टेंट को एक तरफ लिख दें, प्रोडक्ट को एक तरफ लिख दें, पूरी प्रोसेस जो है वो बन जाएगी। ये जो है वो रिएक्टेंट में भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट में भी आ रहे हैं, तो इनको तो काट दें। यहाँ बने लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में यूज हो गई, तो फोटोसिंथेसिस के बीच में ये बने थे, बीच में यूज में हो गए। ये चीजें जो हैं ये देखें 6 CO2 प्लस 12 H2O ये भी यहाँ पर यूज में आए हैं। लाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो इसी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन का। तो इस तरह से ये लाइट और डार्क रिएक्शन जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद में एक स्टेप जो यहाँ पर है, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप ये लिखे हुए हैं नोट्स में, रीओरिजिन ऑफ RUMP, इसमें ध्यान में केवल इतना ही रख लें, जो 2-3 लाइनें लिखवाई हुई हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप जो दे रखे हैं, जिसमें 6 PGAL मॉलिक्यूल जो है वो काम में आते हैं और 4 DHAP जो हैं उसमें बनते हैं। यानी टोटल 10 में से 3 PGAL में से 6 PGAL के सीधे सीधे और 4 जो DHAP में कन्वर्ट होकर फिर काम में आएंगे, उससे वो फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, जिसमें अलग अलग शुगर, जाइलोज, राइबोज, जिस तरह की शुगर बनती है, और लास्ट में राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट शुगर बन जाती है। उनको केवल नोट कर ले नोटबुक में, बाकी एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पढ़ के हम ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। तो आज के क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। C3 साइकिल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रख लें। कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह करके, या हो तो दोबारा भी बता देंगे, या फिर दोबारा से क्लासेज जब शुरू होंगी अपने नॉर्मल क्लासेज उसमें हम फिर से इनको पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।